जी हाँ दोस्तों, विचार विमर्श में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग विचार विमर्श करने वाले जिस मुद्दे के ऊपर वो है वक्फ बोर्ड। इस देश की बहुत बड़ी विडंबना है कि आज भी इस देश में बहुत बड़ी आबादी को लोगों को जानकारी नहीं है कि वक्फ बोर्ड क्या है और या फिर वक्फ बोर्ड जैसा कोई एक्ट इस देश में अभी लागू है। इस मुद्दे को लेकर लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस तब आई जब विष्णु शंकर जैन जी ने इसको लेके कोर्ट में केस दाखिल किया। उसके साथ साथ कुछ छोटी मोटी घटनाएं भी सामने निकल के आई जिसमें लोगों की प्रॉपर्टी वक्फ के नाम हो गई और उनको इसके बारे में कोई सूचना भी नहीं दी गई, ना कोई नोटिफिकेशन मिला, ना कोई जानकारी। जबकि वो लोग अल्लाह को मानते भी नहीं थे, मुसलमान भी नहीं थे, हिंदू थे और उनकी प्रॉपर्टी वक्फ के नाम कर दी गई। तो इस मुद्दे को लेके आज हम जिस इंसान से बात करने वाले हैं वो है अजय बिस्मिल जी। बिस्मिल वेलफेयर फाउंडेशन के फाउंडर हैं, जिसके साथ साथ ये लॉ के स्टूडेंट रहे हैं और वक्फ पर काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं अजय बिस्मिल जी से। तो अजय बिस्मिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका विचार विमर्श के स्टूडियो में। जैसा कि आपने अभी जाना कि वक्फ बोर्ड को लेके हम चर्चा कर रहे हैं आज के इस टॉपिक में, इस मुद्दे पर। तो एक आम आदमी कैसे समझ सकता है कि क्या है वक्फ बोर्ड और उसके जीवन पर इससे क्या असर पड़ सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए आप। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इनवाइट किया और मैं आशा करूँगा कि आप लोग दिन प्रतिदिन तरक्की करें। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को वक्फ जो शब्द है उसको समझने की आवश्यकता है कि वक्फ वास्तविकता में है क्या। वक्फ अगर अपन शाब्दिक अर्थ इसका समझेंगे तो मोहम्मद साहब ने वक्फ की जो परिभाषा दी थी वो यह दी थी कि जो अल्लाह को समर्पित जो ज़मीन है, या कोई मुसलमान जो मोहम्मद साहब के कहने पे ईमान लाता है वो अपनी ज़मीन अपनी संपत्ति को इस्लाम के लिए दान देता है, अल्लाह के नाम करता है। तो सरल भाषा में आप समझ लीजिए कि अल्लाह के नाम की गई संपत्ति को आप वक्फ कह सकते हैं। और वर्तमान भारत में अगर आप थोड़ा अच्छे से देखेंगे तो आपको खुद नहीं मालूम कि किस संपत्ति में वक्फ का दावा है। हो सकता है कि जिस स्टूडियो में अपन लोग बैठे हैं कल को ये भी वक्फ के अंतर्गत निकला है। और अभी हाल ही में मैंने एक पढ़ रहा था कुछ दिनों पहले, तो तमिलनाडु का किसी गांव का मैंने एक उदाहरण देखा था। 2020 या 22 का कोई मुद्दा था ये। इसमें क्या हुआ है कि एक गांव है, चिंद्रुमई करके कोई गांव है। 95% पॉपुलेशन जो है वो हिंदू है, 5% कुल जो हैं वो मुसलमान हैं या किसी गैर हिंदू मान लीजिए। हाँ, तो उन लोगों ने क्या किया है कि उस पूरे गांव पर वक्फ के द्वारा दावा ठोक दिया गया कि ये पूरी जो गांव की संपत्ति है, ज़मीन जायदाद जो भी है, वो सब कुछ वक्फ का है। अब आश्चर्य का विषय ये है कि उस गांव में एक मंदिर है जो 1500 वर्ष प्राचीन है। 1500 वर्ष पूर्व इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ। तो इस्लाम के जन्म से पहले से अगर कोई संपत्ति यहाँ है तो उसकी वो दावा करना मेरे हिसाब में तो निरर्थक है। अब वे गांव वाले जो हैं बेचारे आए दिन कोर्ट जा रहे हैं, पर लेकिन फ़ायदे के नाम पर उन लोगों को सिर्फ असफलता मिल रही है। क्योंकि पुरानी जो सरकारें जो रही हैं, नेहरू से लेकर के आप नरसिंह राव तक जो आ जाएँ आप 95 तक, ये लोग अप्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से क्या प्रत्यक्ष रूप से इन लोगों को पोषित करते हुए आए हैं। पूरे विश्व में तकरीबन 56 इस्लामिक राष्ट्र हैं। किसी भी राष्ट्र में आपको वक्फ नाम सुनने को नहीं मिलेगा। आप ही केवल भारत में है ये, सिर्फ भारत में। 47 में जब देश आज़ाद हुआ, देश का विभाजन हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण था विभाजन होना, तो लियाकत साहब और नेहरू साहब का 1950 में एक समझौता हुआ जिसे नेहरू लियाकत समझौते के नाम से हम लोग जानते हैं। और समझौते में तय किया गया कि जो मुसलमान भारत से विस्थापित होकर के पाकिस्तान गए हैं या पाकिस्तान से विस्थापित होकर के जो हिंदू भारत आए हैं, उनकी ज़मीन ज्यों की त्यों रहेंगी। उनकी ज़मीन पर मलकियत जो है वो उन्हीं लोगों की रहेगी, उनको हक रहेगा इस ज़मीन को बेचने का। अब पाकिस्तान के अंदर से जो हिंदू भारत आए उनकी ज़मीन का जो ये समझौता हुआ था उसको उसकी हुकूमत ने पैरों तले रौंद दिया। कुछ भी मतलब आप समझें असरदार तो कुछ नहीं हुआ। जबकि उसके ठीक विपरीत, क्योंकि भारत सेकुलर राष्ट्र था, नेहरू साहब को उनसे कुछ विशेष लगाव था, तो नेहरू जी ने क्या किया कि 1950 में ये समझौता करने के उपरांत 1954 में वक्फ बोर्ड की स्थापना कर दी, 54 में, और कहा कि जो मुसलमान विस्थापन के समय पे यहाँ से विस्थापित हुए हैं उनकी ज़मीन जो है वो वक्फ के नाम की जाएगी। अब उनका इंटेंशन कुछ भी रहा हो,
पुरानी बात है तो याद तो नहीं रहता ऐसा क्या इंटेंशन है, पर लेकिन मैं सीधे तौर पर ये कहूँगा कि भारत के इस्लामीकरण की नींव उस दिन रखती इन लोगों ने, और जो ईंट जो इस्लामीकरण की लगाई गई उस पर वक्त रहते इनकी सरकारें गारा, सीमेंट, पलस्तर, पुट्टी समय समय पर करते हुए आए हैं। अच्छा, एक और विषय था कि 1950 से 1955 के बीच में एक ज़मींदारी उन्मूलन अधिनियम इन लोगों ने बनाया, और जो ज़मींदारी जो थी उसको इन्हें पूरी तरह इसमें ज़मींदारी प्रथा का अंत करके हम लोग पढ़ते हैं इसको इतिहास में, तो उसका पूरा ने सब ख़त्म कर दिया था। पर लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपने एक तरफ ज़मींदारी ख़त्म की, बहुत स्वागत करने योग्य फैसला था कि देश के किसानों को उनका हक मिल रहा है, गुलामी से वो दूर हुए, लेकिन कहीं ना कहीं आपने एक मजहबी ज़मींदार इस राष्ट्र को दे दिया। अब 1954 के बाद से वक्फ की जो संपत्तियां रहीं, आज आप अगर 2009 का इन लोगों का जो वो है जो हुआ था एक बार इसका तहकीकात इन लोगों ने की कितनी संपत्ति है क्या है, तो कोई 4 लाख एकड़ ज़मीन भारत में थी। 4 लाख एकड़ ज़मीन थी 2009 में। अभी क्या इसका है आंकड़ा? अब आप 2022 की बामसाई की आप जब रिपोर्ट देखेंगे, बामसाई वक्फ वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम में से करके कुछ है, बामसाई की रिपोर्ट जब आप देखेंगे तो उसमें उन्होंने बताया है कि वक्फ की पंजीकृत जो संपत्तियां हैं वो 6,16,791 हैं। अभी 6 लाख है, 6,16,791 अप्रॉक्स मान लीजिए। साथ ही ये भी बताया गया कि कितने एकड़ ज़मीन पर वक्फ फैल गया है। आप लोग आमतौर पर सुनते रहेंगे, और मुझे तो बहुत मैं कहूँगा कि मुझे बड़ा हर्ष है कि आप जैसे नौजवान विचार विमर्श के माध्यम से ऐसे मुद्दों को, जिसको सरकारें, बड़ी बड़ी सरकारें, मजबूत सरकारें चिमटे से छूना पसंद नहीं करते, उन पर सीधा आप प्रश्न कर रहे हैं, बड़ी दिलेरी का काम है। तो 2022 में जब हम लोगों ने देखा तो एक रिपोर्ट और आई कि 6 लाख एकड़ 6,16,000 इनका जो पूरा संपत्ति का जो आंकड़ा मैंने दिया था, हाँ, और जो एकड़ में अगर आप देखेंगे तो 8 लाख के समथिंग कोई एकड़ ज़मीन इन लोगों के कब्जे में है। अब मैं एक दिन ऐसे ही मैथ का स्टूडेंट रहा हूँ तो कैलकुलेशन कर रहा था, तो जो मुझ पर आंकड़ा था उसका कैलकुलेट जब मैंने किया तो कुल 3237 वर्ग किलोमीटर जगह इनके पास है देश में। और देश का जो सबसे छोटा राष्ट्र स्टेट जो कहेंगे, गोवा सामान्यतः हम लोग कहते हैं, सिक्किम से पहले जो गोवा है, गोवा का जो पूरा भूभाग है वो 3440 है या 3432, बड़ा वैसा है कि कहीं कोई 3400 कहता है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ कह रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कह रही है। अब आप ये बताइए कि वक्फ जो है इतना ज़्यादा भूभाग इनका किस आधार पर हुआ? तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आप रख रहे हैं कि एक छोटे स्टेट के से ज़्यादा प्रॉपर्टी एक्वायर वक्फ बोर्ड कर चुका है भारत में, और लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। अभी मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। आपने इस देश में मुकेश अंबानी का नाम सुना होगा, जानी मानी शख्सियत है, और मैं कहूँ कि इस देश का आर्थिक आधार भी है। सरकारों को और तमाम फाउंडेशन से या इंडस्ट्रियों को वो सब सपोर्ट भी करते हैं, और देश की कहीं ना कहीं मैं कहूँ गर्मावे हस्ती है। उनका मकान है। अब आप एक चीज़ समझिए कि इतना बड़ा व्यापारी जो है वो किसी विवादित ज़मीन पर तो मकान खड़ा नहीं करेगा। सही बात। अभी जब मैं पढ़ रहा था तो हम लोगों की जो टीम है उसकी रिसर्च में आया कि वक्फ वाले जो हैं उनके मकान पे भी उन लोगों ने दावा कर रखा है, और जाते हैं उनके दरवाजे तो वो मुकेश अंबानी जी के पे, और वो लोग जो हैं व्यापारी लोग हैं, उनको ज़्यादा कुछ ऐसा दिमाग नहीं लगाते कौन वैसे के मुद्दे में पड़ेगा, तो 1 करोड़ उनको दे दिया। अब 1 करोड़ लेके जा गए लौट के। 1 करोड़ मिलने के बाद 6 महीने बाद ये फिर खड़े हैं कि नहीं ये हमारा है। तो ऐसी तमाम ज़मीनें मैं कहूँगा कि आपकी जानकारी में है कि इंडियन गवर्नमेंट के जो मुख्य जो प्रतिष्ठान या संस्थान जो मान लीजिए इंडियन आर्मी है, रेलवे है, इनके बाद अगर किसी के पास सबसे अधिक ज़मीन है, सबसे अधिक भूभाग है, जिसकी मलकियत इनके पास है, वो वक्फ है। वक्फ के पास तीसरी सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है, संपत्ति है देश में भी। अच्छा। और जबकि इस्लाम में एक भी राष्ट्र में, इस्लामिक राष्ट्र जितने भी, किसी में वक्फ नहीं है, किसी में वक्फ नहीं है।
सिर्फ अकेले भारत में 50 में गठन किया, 54 में जाके 55 में इन लोगों ने इसका केंद्रीकरण कर दिया। और केंद्रीकरण करने के बाद ये ज्यों का त्यों बना रहा, ये साइलेंटली काम करते रहे। और मैं तो ये कहूँगा कि इस देश में पुरानी जो दौरे हुकूमत और उनके हुक्मरान जो रहे हैं, अब उस दौर में ऐसे नौजवान नहीं हुआ करते थे कि आप लोगों की तरह वो पढ़ें, रिसर्च करें, आप मेरी हम उम्र हैं। लेकिन उस दौर के लोगों ने ये सोचा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तमाम नारे बड़े अच्छे थे और सेकुलरिज्म के लिए ठीक हैं, होने चाहिए, लेकिन भाई का रिश्ता दोनों तरफ से हो। आप भाई की बात करें, दूसरा चारा समझे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। धीरे धीरे करके जो सरकारें बदली, सरकार बनी पीवी नरसिम्हा राव साहब की, उन्होंने 1995 में वक्फ अधिनियम 1995 मान लीजिए, अब हाँ, उसमें इनको इतनी असीमित शक्तियाँ दे दी, इतनी असीमित शक्तियाँ दे दी हैं कि आज क्या है कि आपने इसमें 7 सदस्य बनाने हैं और सातों के सातों मुसलमान बनाने हैं, सातों के सातों मुसलमान रहेंगे। वकील भी होगा इस कमेटी में, एक विधायक भी होगा, एक IAS भी होगा, और वो होंगे सारे मुसलमान। अब हुआ क्या, मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि जैसे आपकी संपत्ति पे वक्फ ने दावा किया कि ये संपत्ति, इसको मैं आगे लेके चलूँगा। थोड़ा सा मैं जनता का एक सवाल लेना चाह रहा हूँ आपसे। जैसे कि एक आम जनता, एक आम इंसान जो वीडियो देख रहा है, जिसको लॉ की अभी उतनी समझ नहीं है, लेकिन जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं कि वक्फ ज़मीन अधिनियम करता है, ज़मीन अधिग्रहण करता है, तो ये क्या एक अतिक्रमण करता है, अतिक्रमण करता है, तो क्या एक नॉर्मल इंसान जो देख रहा है वीडियो, उसको डरना चाहिए इसको लेके कि हमारी भी ज़मीन कभी अतिक्रमण हो सकता है उसके ऊपर वक्फ का? और क्या अगर होता है अतिक्रमण तो उसकी कोई जानकारी भी दी जाती होगी, या फिर उसको लग रहा है कि हमारी रजिस्ट्री तो हमारे नाम पर है, तो भाई ये किसी और के वक्फ के नाम पर कैसे हो जाएगा? तो क्या एक नॉर्मल इंसान को डरना चाहिए इससे? और क्या उसको सूचना मिलेगी अगर उसकी ज़मीन उसका अतिक्रमण होता है उसका? तो इस सबको लेकर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, जहाँ तक डरने की बात है तो वो लाजमी है। आप एक बात समझने का प्रयास करिए कि कोई ज़मीन आपकी है, वो ज़मीन कब किसके नाम हो गई आपको मालूम ही नहीं, पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा। और प्रावधान तो ये है कि उसको व्यक्ति को सूचित किया जाएगा, और नियम तो ये है कि कोई व्यक्ति इस्लाम के नाम पर अगर ज़मीन अपना ट्रांसफ़र करता है, और वैसे मैंने जहाँ तक पढ़ा उसमें यह है कि कोई मुसलमान अपनी ज़मीन दान में देता है तो वो वक्फ की होती। पर लेकिन आज 1995 के बाद से ये रहा कि ये उठाकर जिसके ऊपर दावा कर देते हैं और उसकी कोई सूचना मिलती नहीं। अगर हिंदू की प्रॉपर्टी है तो हिंदू का जो आस्था है वो अल्लाह में नहीं है या फिर इस्लाम में नहीं है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी इस्लाम के या फिर अल्लाह के नाम पे समर्पित क्यों ही करेगा? नहीं है ना? तो हिंदुओं की प्रॉपर्टी भी वक्फ के अंडर में जा सकती है? हिंदुओं की प्रॉपर्टी ही वक्फ के अंदर में गई है। अच्छा। देखिए, मैं आपको बताऊँ तो कि देश का जब विभाजन हुआ तो यहाँ जो हिंदुस्तान में विभाजन की मांग जो कर रहे थे कि हम पाकिस्तान जाएंगे, हम पाकिस्तान जाएंगे, उनमें से अधिकांशतः लोग गए ही नहीं, वो आज तक यही हैं। आप हैदराबाद में देख लीजिए, जिन्होंने रजाकारों की फ़ौज बना ली, 1 लाख रजाकार इकट्ठे कर लिए थे कि नहीं हैदराबाद भारत में शामिल नहीं होगा। आपने निज़ाम वाला किस्सा पढ़ा होगा, पटेल साहब का, वो निज़ाम का। तो वे लोग देश के विभाजन की जिन्ना के समर्थन में थे, पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, और विभाजन के नाम पर 2 देश लिए इन लोगों ने, और उसके बाद ये लोग देश में रह गए। अब जब आप देश में रह ही गए हैं तो आप अपनी ज़मीन का खुद ही आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो वक्फ के गई नहीं। अब जो ज़मीन वक्फ के पास है, अगर आप उसका पूरा डॉक्यूमेंट ही निकालेंगे, मैंने आपको अभी एक हाल ही बताया था कि तमिलनाडु का जो केस है, उस केस में मंदिर जो 1500 साल पुराना है, इस्लाम के जन्म से पूर्व का जो मंदिर है 100 वर्ष पुराना, उस मंदिर के ऊपर भी दावा कर लिया है। अब इसमें होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि होता ये है कि इन्होंने किसी ज़मीन पर दावा किया। सामान्यतः आप कहाँ जाते हैं ज़मीनी विवाद में? कोर्ट जाते हैं। यहाँ कोर्ट नहीं जा सकते, यहाँ आप जाएंगे वक्फ के पास, और वक्फ एक सर्वेयर नियुक्त करेगी जो कि मुसलमान ही हुआ। अच्छा, इसमें अपन नॉर्मल कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, जो वक्फ का ट्राइब्यूनल कोर्ट है उसी के अंदर अपन को जाना होगा, और उसमें जो डिसीजन मेकर्स रहेंगे वो कौन रहेंगे? वो मुसलमान ही रहेंगे। वही जो मैंने कमेटी जो आपको बताई थी, वही 7-8 लोग जो कमेटी के हैं वो लोग रहेंगे। और अब आप जो समझ लीजिए कि आप सिर्फ फरियादी हैं, कब्जे करने वाला भी वही है। अच्छा, तो मेरी प्रॉपर्टी मेरे हिस्से में आएगी या नहीं आएगी, ये वो लोग ही डिसाइड करेंगे, वक्फ ही डिसाइड करेगा? वक्फ का सर्वेयर तय करेगा, जो एक मुसलमान ही होगा। वो IAS रैंक का अधिकारी भी हो सकता है, वो वकील भी हो सकता है, वो कोई और विधायक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो सर्वेयर आएगा और वो बताएगा
कि ज़मीन वक्फ की है कि आपकी है। तो आप समझिए ना कि गुनहगार मैं हूँ और गवाही भी मुझको देनी है, फैसला भी मुझको ही सुनाना है, जजमेंट भी मुझको देना है। तो आप समझने का प्रयास करिए, यहाँ कहानी दूसरी है। यहाँ आप जजमेंट और न्याय के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। तो नॉर्मल सी बात है, व्यक्ति को डरना चाहिए, और डरने से ज़्यादा अवेयरनेस का केस है ये। आप कितने अवेयर हैं? आप या तो ये करिए कि हर तीसरे दिन आप अपने पटवारी से या तहसीलदार से डिटेल लेते रहें कि मेरी ज़मीन कहीं बाप के पास तो नहीं चली गई है। तो ये अवेयरनेस का विषय है, और मैं तो कहूँगा कि इसका पूरे खुले शब्दों में विरोध करना चाहिए, और जल्द से जल्द भारतीय जो सरकार है इसको बंद करना चाहिए। हालांकि अभी मैंने स्मृति ईरानी साहब का एकदम सुन रहा था, 2020 का कुछ है, कि जब से नकवी साहब गए हैं, अब्बास नकवी जो माइनॉरिटी मिनिस्टर जो थे, जो वफ़ का प्रेसिडेंट बनता है, वो जब से गए हैं तो स्मृति ईरानी साहब बनी। माइनॉरिटी हैं, पारसी हैं। तो स्मृति ईरानी साहब ने एक मुद्दा था जो बिल्कुल दबा हुआ था, जिसके ऊपर कोई देख ही नहीं रहा था। कांग्रेस गवर्नमेंट जब 2013 में हारी, तो हारने के बाद से, या हाँ 13 में हारी, 14 की बात है, 14 के शुरुआत में तब कांग्रेस हुकूमती थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, मतलब सत्ता का परिवर्तन नहीं हुआ था। तो मनमोहन सिंह की उस सरकार ने एक नाबार्ड को करके कुछ एक्ट बनाया, एक ऐसी कंपनी का निर्माण किया जो सेक्शन 25 के तहत है, और वो देश में एकमात्र है। उसके अलावा दूसरी ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं। उस कंपनी को अधिकार क्या है कि जो भी टैक्स पेयर हैं उनसे वो टैक्स वसूल सकती है। अब आप कहेंगे कि ये तो अच्छी बात है, टैक्स पेयर है, तो लोग अपने हिंदुओं में अक्सर मैं देखता हूँ कि वो अपने कहीं रिटर्न फाइल करने के बाद भी डालते हैं मजाकिया तौर पे कि आई एम प्राउड टैक्स पेयर। तो तमाम चीज़ चलती हैं। तो ऐसी जो नाबार्ड को जो है उसका ये है कि वो तमाम टैक्स पेयरों से टैक्स वसूलने का अधिकार है। अब यहाँ दूसरा खेल है कि टैक्स वसूला ठीक है, अब टैक्स गवर्नमेंट को नहीं जाएगा, वो किसी अन्य फाउंडेशन के लिए नहीं जाएगा, किसी कल्याणकारी संस्थान के लिए नहीं जाएगा। वो जो टैक्स जो है वो वक्फ के द्वारा पंजीकृत जो संपत्तियां हैं उनकी देखभाल के लिए इस्तेमाल होगा। अच्छा, वो टैक्स जो सभी से लिया जाएगा, पूरे देश से लिया जाएगा, हर धर्म के और उसके जात के लोग उसमें आएंगे, लेकिन उसका यूज़ किया जाएगा वक्फ के देखरेख के लिए, वक्फ की संपत्तियों की देखभाल की, रंगाई पुताई, उनके निर्माण के लिए, उनके वेतन भत्ते के लिए, तमाम उसमें स्कीमें हैं। अच्छा, इसमें एक मेरा सवाल है, जो वक्फ के नाम से जो ज़मीन ली जाती है कि अल्लाह को समर्पित ज़मीन है, इसका प्रयोग किस तरीके से अभी देश में हो रहा है, और ये क्या वेलफेयर के लिए यूज़ हो रही है, किस प्रकार से इसको यूज़ किया जा रहा है देश में अभी? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि अगर वेलफेयर के लिए किसी ज़मीन का या किसी पैसे का इस्तेमाल होता है कल्याण के लिए, वो हिंदू का हो, मुसलमान का हो, मुझे कोई हर्ज नहीं, और सामान्यतः आपको भी नहीं, किसी भी इस देश के नागरिक को नहीं होता कि पिछड़े लोगों का अगर कुछ हो तो कोई बुराई नहीं है, माइनॉरिटी है। पर लेकिन यहाँ नज़रिया दूसरा है। अब आप लोग इनको माइनॉरिटी कहना बंद कर दीजिए। सबसे पहले ये देश की सबसे बड़ी दूसरी मेजॉरिटी है, जो मुसलमान प्रांतों में तो मेजोरिटी ही है, कुछ प्रांतों में तो पूरी तरह मेजॉरिटी है, और वहाँ भी अल्पसंख्यक वर्ग के पूरे अपने फ़ायदे ले रहे हैं। कहीं कहीं SC ST में भी आ जाते हैं, तो वो भी लेते हैं, कहीं इनको ट्राइब घोषित कर रखा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये जो लोग हैं या ये संस्थानें जो हैं, जो देश को दीमक की तरह खोखला कर रही हैं, सरकारों को और हमको जागरूक होने की आवश्यकता है। जल्द से जल्द इन पे प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। जैसे अभी PFI पे लगाया, PFI हवाबाजी नहीं कर रहा था। PFI जो कह रहे थे, उसके जो दस्तावेज जो आपने देखे थे कि सन 2047 में हिंदुस्तान इस्लामिक राष्ट्र बनेगा, आपने सुना, पूरे डॉक्यूमेंट्स बाहर आ गए थे, क्लियर था उनका एजेंडा, एजेंडा क्लियर था। तो वो एजेंडा जो था, हम लोग दिमाग लगा रहे थे कि चाइना फंड कर रहा है, अरब फंड कर रहा है, पश्चिमी अन्य देश फंड कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि फंडिंग की व्यवस्था उनकी भारत में इतनी ज़बरदस्त है। अभी आपने हाल ही एक वीडियो आया था वफ़ के किसी प्रेसिडेंट का या शहर अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष होगा, वो कह रहा था अपने बच्चों को कि आप पढ़ाई बंद कर दीजिए, आपको डॉक्टर इंजीनियर बनने की आवश्यकता नहीं है, आपको माइनॉरिटी ऑफिस के बाहर खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, आपको वफ़ के लिए काम करिए, मैं आपको तनख्वाह भी दूंगा, सब कुछ दूंगा, आप खुलेआम लफ्ज़ जिहाद करिए, आप नाई जिहाद करिए, लैंड जिहाद करिए। तो आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? और मैं मुसलमानों को भी कहना चाहूँगा कि आप पहले तय करिए कि आप अपने बच्चों को एक वेल परफेक्ट नागरिक बनाएंगे या फिर आप उसे बिल्कुल आतंकवादी बनाएंगे। एजुकेशन में दो सबसे बड़े उदाहरण हैं। एक तो अपने कलाम साहब, डीप साइंटिस्ट थे,
दूसरा है ओसामा बिन लादेन, वो भी साइंटिस्ट था। मैं ये कहूँगा कि ओसामा बिन लादेन जो है अपने फील्ड का ठीक ठाक साइंटिस्ट था, पढ़ा लिखा आदमी था, पर उसने जो अपनी पढ़ाई की वो किस क्षेत्र में लगाई? आतंकवादी में लगाई। आतंकवाद में लगाई, लोगों को नुकसान पहुंचाने में लगाई। वो कहाँ है आज? दोनों ही जा चुके हैं, माननीय पूर्व महामहिम जी भी जा चुके हैं, लेकिन कलाम साहब की अगर अपन लोग नाम सुनते हैं तो समझ में आता है कि एक जुल्फदार जो व्यक्ति है सामने खड़ा हुआ है और वो अपने बच्चों को कहीं रामायण की चौपाइयाँ सुना रहा है, कहीं साइंस के बारे में बता रहा है, कि उनको मोटिवेट कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में अधिकांशतः कलाम साहब से मोटिवेट हुआ। बस समझिए, लादेन को कौन पसंद कर रहा है? कोई कर रहा है? कोई नहीं। तो अपने बच्चों को, मुसलमानों को ये देखना चाहिए कि अपने बच्चों को लादेन बनाए या कलाम बनाए। चुनाव सामने है, जो चुनना चाहे वो चुन लीजिए। मेरा सवाल ये था कि अगर ये ज़मीन जो है, वक्फ की ज़मीन जो है, ये वेलफेयर के लिए ली जाती है, तो क्या ऐसा कोई आंकड़ा है कि इसमें बहुत ज़मीन में एम्स खोले गए हों, हॉस्पिटल खोले गए हों या फिर स्कूल खोले गए हों? देखिए, हॉस्पिटल खोले गए, तमाम जगह खोले भी गए, ऐसा नहीं खोले गए हैं, लेकिन यहाँ सवाल ये बनता है कि इससे अन्य माइनॉरिटी को भी फ़ायदा हो रहा है क्या? सिख 2% हैं। सिख कभी बफ द्वारा बनाए हुए अस्पतालों में कहीं उनको फ़ायदा हुआ क्या? आप जा पाए हैं? ग्वालियर में हम लोग रहते हैं, ग्वालियर में कहीं बफ की प्रॉपर्टी तो है? ऐसा वक्फ की प्रॉपर्टी में मस्जिदें और ये मजार वगैरह तो देखी गई हैं अभी तक, लेकिन हॉस्पिटल वगैरह देखे नहीं गए इतने, इसलिए सवाल था। ये बस इसलिए मान लीजिए कि इतना बना दिया है कि जब कोई बाहर से कोई आता है कि बफ क्या काम करती है, तो उसको दिखा दिया जाता है कि बफ ये काम करती है। सामान्यतः बफ का काम सिर्फ इस देश को कब्जा करना है, इस देश का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा इस्लामीकरण कर लेना है। मैं तो ये कहूँगा कि नौजवानों को जल्द से जल्द जागरूक होना चाहिए और लगातार पढ़ते रहना चाहिए। शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर इस देश के नौजवान जितने मजबूत हो जाएंगे उतनी जल्दी आप इनको प्रतिबंधित कर लेंगे, और अगर प्रतिबंधित नहीं हुआ तो इनको लड़ने की जरूरत नहीं है। PFI भले ही आपने बैन कर दिया हो, बफ इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बना देगी और जल्द बना देगी। आप 47 की बात करें, मैं कह रहा हूँ 30 तक बना देगी। अच्छा, हम सड़कों पर निकलते हैं तो रोडों के बगल में कभी मजार दिख गई, कहीं भी नए नए अतिक्रमण होते रहते हैं, क्या इसमें भी वक्फ का कोई हाथ होता है? ये एक एजेंडा है, जहाँ तक मुझे मालूम, मैं अपने विचारों से बता रहा हूँ कि बफ का जो सामान्य तौर पर अपन जो कहते हैं कि कोई धार्मिक, इस्लामिक धार्मिक जगह हो या फिर किसी मुसलमान की हो या फिर किसी मुसलमान द्वारा दी गई हो, तो ये जो मज़ारें जो बनती हैं ना, कहीं किले पर बना दी हैं, कहीं अच्छा सा हिस्टोरिकल कोई प्लेस है उसमें बना दी हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बनी हुई है, तो इसके अंदर बनी हुई। मैं कह रहा हूँ कि हमारे जोरा का जो SDM का जो दफ्तर है, जहाँ SDM साहब बैठते हैं, उनकी ठीक सीट के पीछे मज़ार है। सरकारी जगह पर भी हो रहा है, सारी जगह पर भी हो रहा है वो सिर्फ। और मैं कह रहा हूँ कि वो जैसे देश का पार्लियामेंट जब पुराना वाला जो गया है, उसका भी आया था एक बार, उस पर भी दावा लगा दिया था कि वो भी वक्फ की ज़मीन है। आप समझिए कि सियासतदारों भी सुरक्षित नहीं, आप सदन कहाँ चलाएंगे देश का? बात समझिए कि पार्लियामेंट देश का लोकतांत्रिक मंदिर है, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको बताया, और तब से हम लोग मंदिर समझना शुरू हुए हैं। नहीं तो अनपढ़ जाहिल लोग उस पार्लियामेंट में जाके बैठते थे और अंगूठा छाप और तमाम घोटालेबाजी करते थे। 2013 के बाद देश में कुछ ऐसा माहौल बनाया गया कि कुछ मोस्ट ब्रिलियंट और वेल एजुकेटेड लोग उसमें पहुंचे हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं देश को आंतरिक रूप से बेहद मजबूत किया है। मैं कहता हूं कि आज आपको भले ही सिलेंडर महंगा लग रहा हो, आपको पेट्रोल महंगा लग रहा हो, लेकिन जब आपके पास रहने को छत ना हो, आप विस्थापित हो जाएं। कश्मीर पंडितों से पूछिए, जो कश्मीरी पंडित हैं उनसे पूछ लीजिए आप एक दफ़ा कि आप पेट्रोल कितने रुपए लीटर लेंगे, आप कश्मीर रहना शुरू होना है आपका, तो वो कहेंगे आपको कि नहीं, हम 200-400 झेलेंगे पर हमें कश्मीर मिलना चाहिए, सिक्योरिटी ज़रूरी है। और 2013 के बाद मैं आपको खुले शब्दों में कहूँगा, पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि सिक्योरिटी बड़ी है। तमाम जो दंगे हुआ करते थे इस राष्ट्र में वो कम हो गए, अब दंगे इतने नहीं होते। और कहीं ना कहीं देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार हिंदुओं का फेवर कर रही है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सरकार पूरी शक्ति के साथ कानून व्यवस्था को बनाए हुए है। तो जैसा कि आपने वक्फ बोर्ड के बारे में काफ़ी डिटेल में जानकारी दी सभी लोगों को, जो देश का आम नागरिक इसको देख रहा है, उसको आप क्या संदेश देना चाहोगे इस मुद्दे के बारे में, इसके बारे में? देखिए राघव जी, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये मुद्दा जो है ये नज़रअंदाज करने वाला मुद्दा नहीं। हम लोगों को प्रयास करना होगा कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें। और मैं तो खुले तौर पर कहूँगा कि जब विचार विमर्श के द्वारा जो वीडियो रिलीज हो, जो लोग इसको देखें, अधिकांशतः लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें कि बफ क्या है क्या नहीं है। इसके ऊपर तमाम चाय के चौपालों पर
लोग बैठते हैं, और मैं कह रहा हूँ अधिकांशतः हिंदू ही कहता है कि नहीं नहीं वफ़ ऐसा नहीं है। बात समझिए कि नहीं नहीं मुसलमान ऐसा नहीं। मैं कह रहा हूँ मुसलमान तो बहुत अच्छा है, उनको ख़राब कौन कर रहा है, जो मुसलमानों को बताने की आवश्यकता है। उनको ये तकरीरें कौन सुना रहा है? किसने कहा कि मैं काफिर हूँ? हजरत हुसैन साहब को हमने मारा क्या? आरएसएस बजरंग दल ने मारा क्या? नहीं मारा। आप लोग आपस में लड़े, और जो हुआ वो यजीदी एक हरामी व्यक्ति था, उसने जो किया ठीक है, और उसका खामियाजा उसने भुगता भी। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि इस वीडियो को अधिकांशतः लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों तक इसको पहुँचाएँ, ताकि लोग अवेयर हों, वो वफ़ को समझें। यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ नौजवानों को कि आप सरकार के सामने सर झुकाए और मुँह बंद करें, ना खड़े रहें। क्योंकि आप एक उदाहरण के तौर पे देख लीजिए कि जिनके मुँह में जुबान नहीं, वो रईसों की प्लेट के कबाब हैं। बकरा ले लीजिए, मुर्गा ले लीजिए, जो बोलता है वही कुछ करता है। तो बोलना शुरू करिए, अब डरने का दौर नहीं है। 2023 का भारत है, तो हमको समझने की आवश्यकता है कि 47 के और 23 के भारत में थोड़ा अंतर है। आज आपकी देश के सबसे बड़े पद पे जो प्रधानमंत्री जो आसीन हुए हैं, वो कोई बुज़दिल नहीं है, बड़ा दिलेर आदमी है। आप दिलेरी के साथ उसके सामने जाइए, उसको कहिए कि ऐसा होना चाहिए। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। विष्णु शंकर जैन जी भी इस पर को लेके केस लड़ रहे हैं और एक मुहिम चला रहे हैं, उसका भी लोगों को साथ देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। विष्णु शंकर जैन साहब इस देश का वो पहला दिलेर व्यक्ति है जिसने इस मुद्दे को सिर्फ जुबानी तौर पे नहीं, लिखावट के तौर पे और न्यायपालिका के समक्ष उसने रखा कि ये जो हो रहा है ये लीगल कहाँ से है, क्या गैर संवैधानिक नहीं? अब बताइए, गैर संवैधानिक है, नॉर्मल सी बात है। इसमें तमाम संविधान के आर्टिकलों का हनन हो रहा है, जबकि संविधान नीति निर्देशक तत्व है। भारतीय विधि में संविधान जो है नीति निर्देशक तत्व है, और नीति निर्देशक तत्व का काम यह है कि कोई भी अमेंडमेंट होता है या कोई भी नया बिल बनता है, कोई कानून बनता है, तो उस कानून को वहाँ तक शून्य कर दिया जाता है जहाँ तक वो संविधान के किसी आर्टिकल का खिलाफ हो। हाँ, जहाँ तक वो किसी आर्टिकल के खिलाफ है वहाँ तक उसको शून्य किया जाता है। ये तो पूरा का पूरा ही खिलाफ है, आप इसको कितना शून्य करेंगे? ये है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजय साहब आपका, आपने समय निकाला हमारे साथ इस मुद्दे पर वार्ता करने के लिए।